नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट और प्लस केवीएस को एक तरह से टारगेट कर कर इस पूरे सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। पूरा जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी सीरीज से आने वाले हैं। बाकी जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है हम लोग तुरंत आ जाएंगे हिस्ट्री पर। यहाँ तक पूरा आपको आश्वासन दिला देता हूँ मैं कि आपके पूरे के पूरे एसएसटी पूरा ए टू जेड, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, इन सबको कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर। और एक शाम को 3 बजे क्लास चलता है, ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। जो बच्चे केवीएस और प्लस सुपर टेट या फिर अन्य एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट हैं तो वह दोनों क्लास को फाइनली ज्वाइन कर लें। साइंस का आता है 3 बजे से और बहुत जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 12:30 बजे से आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, रिवर ड्रेनेज सिस्टम या फिर पैटर्न। इसके विषय पर हमने चर्चा कर लिया था। हिमालयी नदियाँ और प्लस आपकी पेनिसुलर यानी कि आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ जितने भी थे हमने चर्चा कर लिया था किस प्रकार से उनका ड्रेनेज सिस्टम होता है ए टू जेड। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक एक करके वीडियो को देखते रहें। शुरू से देखेंगे तो आप जोड़ पाओगे, और छोटे छोटे वीडियो लेक्चर लाने का मतलब यही होता है कि आप अंत तक देखें। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना दिए हैं और कुछ नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु तंत्र जो है यह विश्व का विशालतम नदी तंत्रों में से एक माना जाता है, पहली बात है। और जो सिंधु का उद्गम स्थान है ना, यह देख रहे हैं आप यहाँ पे चेमा युंगडुंग। अभी मैं इसको अच्छे से और व्याख्या करूंगा इसका। ये यहीं से सिंधु नदी भी निकलती है जो कि आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में। इसका पूरा मैं जिक्र करूंगा, इसका पूरा यहाँ पर जूम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक नदी निकलती है इसी ग्लेशियर से, मानसरोवर के ग्लेशियर से। मानसरोवर का ग्लेशियर है। ठीक है, इसमें कई जगह जगह अलग अलग जगह से, जैसे सतलज कहीं और से निकलता है, सिंध कहीं और से निकलता है, और आपका ब्रह्मपुत्र कहीं और से निकलता है। तो हमने बताया था ब्रह्मपुत्र भी इस प्रकार से गुजरता है और बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। इसी प्रकार से सतलज भी एक इसकी सहायक नदी है आपके सिंधु की, जो कि जाकर उसमें मिलती है। देखिए सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। इस बात को फैक्ट के रूप में याद रखना है। अब हम देख पा रहे हैं कि सिंधु जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी नदियां आती हैं। सिंधु नदी के तंत्र के अंतर्गत इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यह तो आपको पता है, तो पंचनद के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे तो बाएं और दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। मैं उसको लिखवाऊंगा एक एक करके, लेकिन सुनना है तो सुन लीजिए। जास्कर और गोमल हो गया। आपको पता है गोमल दर्रा जो है कि एक प्रकार से गोमल नदी पे ही स्थित है गोमल दर्रा, जो कि अफगानिस्तान वाले रास्ते में पड़ जाता है। आपको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं तो फिर मैं आगे जिक्र करूंगा। द्रास, श्योक हो गया। श्योक तो इसके इस वाले रीजन से आता है और यहाँ पे मिलता है। श्योक एक नदी है जो कि इसके, देखिए अगर मैं सिंधु नदी की बात करता हूँ तो सिंधु नदी इस प्रकार से चलेगी, तो इसका दाहिना किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका दाहिना ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे नदी को तो इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा सिंधु नदी को। तो इसका दायां ऊपर और बायां नीचे, तो बाएं साइड ही लेह लद्दाख स्थित है। ये देख रहे हैं, लेह लद्दाख नहीं, लद्दाख का पूरा रीजन में लेह एक जिला है, सबसे बड़ा जिला, मतलब कि पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला। और लेह जो है कैपिटल भी है लद्दाख का। लद्दाख एक यूटी है, राज्य नहीं है। तो याद रखेंगे इसके बाएं तट पर स्थित है, न कि दाहिने तट पर। इस बात को याद रखना है और आगे मैं बहुत ही अच्छे से इसका व्याख्या करूंगा। गोमल हो गया, द्रास हो गया, श्योक हो गया, सिगार हो गया, कुर्रम हो गया, काबुल हो गया, गिलगिट हो गया। तो ये सारे के सारे इसकी सहायक नदियां हैं। अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ सुन लीजिए, मैं बता दूंगा कब से लिखना है, उसको लिखते चलिएगा। नहीं तो अपना कुछ थोड़े बहुत लिखते चलिए। और ये बहुत सारी चीज़ें मैं इससे विस्तार से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ कि सिंधु नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसमें नदियाँ किस प्रकार से मिलती हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो बताएंगे सिंधु का जो उद्गम स्थान है तिब्बत। ये पूरा तिब्बत का, आपको पता है तिब्बत का कैपिटल पूछा जाता है बहुत बार, तो लहासा याद रखेंगे। और तिब्बत को आपको पता है दलाई लामा के कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ
अपने जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ मतलब कि एक तरह से मनमुटाव के चलते सारी चीज़ें एक तरह से अपने हाथ से मतलब एक तरह से कह लीजिए ना सहयोग किए जाने के कारण वह पूरा पूरा तिब्बत आज चाइना के कब्जे में है ना। तो चीज़ें कुछ हमारे लिए होती हैं और कुछ जैसे कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो हमारे पास आती आती चीज़ें अगर दूर चली जाएं तो यही बिल्कुल हाल हुआ था इनके साथ, आपके जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, अगर ये चाहते तो उस समय बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ना चाहे तो नहीं हुआ। तो सिंधु तिब्बत, है ना, सिंधु जो है तिब्बत मतलब तिब्बत का एक नदी है जो कि तिब्बत में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, इसका नाम है मानसरोवर ग्लेशियर, है ना। मानसरोवर ग्लेशियर के निकट से ही एक और छोटे से स्थान है जिसका नाम है चोमा युंग डुंग, लिख लीजिए क्या नाम है इसका, चोमा युंग डुंग एक स्थान है भाई, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, ये बात याद रखना। मानसरोवर झील के पास एक स्थान है चोमा युंग डुंग, एक ग्लेशियर है कह लीजिए, वहां से निकलती है ना, वहीं से आपका यह नदी निकलती है, याद रखना है, एक ग्लेशियर है। और यह नदी पहले उत्तर पश्चिम की तरफ, देखिए उत्तर पश्चिम की तरफ मतलब इस साइड देख रहे हैं ना, उत्तर पश्चिम की तरफ पहले बहती है। तो आपसे पूछा जाता है इसका जो प्रवाह होता है सबसे पहले जब यहां से निकलती है चोमा युंगडुंग से, तो इसका प्रवाह किस तरफ है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ, या इस तरफ है, आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह है। और इसके बाद यह हिमालय पर्वत को काटती हुई भारत में एंट्री करती है। भारत में किसके निकट से एंट्री करती है, भारत में वो कौन सा स्थान है जहां से वो भारत के अंदर आती है, तो बता देंगे दमचौक एक जगह है जहां से भारत में एंट्री करती है, उसका नाम दमचौक है। क्या है, दमचौक से भारत में यह एंट्री करती है और भारत में अंदर बहते हुए उसके बाएं तट पर लेह स्थित है, इस बात को याद रखना, यहां पर लेह पड़ेगा, यहां पर, ठीक है, ये यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर ले पड़ेगा, यह पूछा जाता है भाई आपसे, तो यह चीज़ें लिख लेंगे ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, दमचौक से वो भारत के निकट में, दमचौक एक जगह है जो कि भारत में प्रवेश करती है, उसी के निकट से। अब सिंधु एवं पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु जो है बेटा एक तरह से कह लीजिए पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती है, हमने समझाया था, हिमालय बनने के पूर्व ही बहती हैं, जो वो आज भी बह रही हैं उसी जगह पे, हिमालय जब नहीं बना था उसके पूर्व भी वो उसी जगह बह रही थी और आज भी बह रही है। इसके बारे में विस्तार रूप से हमने चर्चा कर लिया है, आप देख सकते हैं। जो आपकी सिंधु नदी है ये नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गार्ज बनाती है। आपको पता होगा ये हमारा ट्रांस हिमालय है पूरा का पूरा, ये पूरा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियां हैं। तो दूसरे श्रेणी लद्दाख श्रेणी को ये काट कर गार्ज बनाती है। इसकी गार्ज मतलब समझ रहे हैं, कोई नदी अगर इधर गिरती है ना, इधर पश्चिम की तरफ, तो गार्ज ही बनाएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और इधर ढलान बहुत कम है। जब नदी इधर आ गई तो इसको सीधे गिरना है, ऐसे जब सीधे गिरती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा खड्ड बना देती है, खड्ड मतलब गड्ढा, तो उसी को बोला जाता है गार्ज। झरने की, जैसे झरना ही नहीं कहेंगे, झरने में थोड़ा सा झुकाव होता है, एक लेयर होते हैं, लेकिन इसमें कोई लेयर नहीं है, सीधा गिरती है, तो ये गार्ज होता है। इसकी गार्ज की जो अगर आपसे पूछा जाए गहराई कितनी है तो बताएंगे 5181 मीटर है, 5181 मीटर, ये पूछा गया है आपसे एक बार, क्योंकि भाई हमें एक बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो सारी चीज़ों को हम पकड़ते हुए चलें, कैच करते हुए चलें। 5181 मीटर इसकी गहराई है। इसका निर्माण यह की हुई है, इस गार्ज की निर्माण कौन किया हुआ है 5181 मीटर के, तो बता देंगे भाई आपकी सिंधु नदी तंत्र ने किया है, सिंधु नदी ने किया है। अब देखिए यह चिल्लास एक जगह है, पाकिस्तान मतलब भारत का और पाकिस्तान का बॉर्डर एक है चिल्लास, वहां से वह एंट्री करती है, कहां पर, पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। क्योंकि भाई जो ऊपर की पंचनद और एक सिंधु नदी को ले लें तो 6 नदियां वह ज्यादा रूप से पाकिस्तान में बहती हैं, ठीक है। सिंधु की जो ज्यादा पानी है वह कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। तो यहीं पर एक स्थित है भैया जगह, याद रख लेंगे, इस जगह का नाम क्या है, जैसे इसका नाम दमचौक है, भारत में एंट्री करता है, तो भारत से पाकिस्तान जब जाता है तो कौन सा रास्ता है, कौन सा स्थान है जहां से सिंधु जो है पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है, चिल्लास। क्या नाम बेटा, चिल्लास, यहां पे मैं लिख देता हूं चिल्लास। चिल्लास एक जगह है जहां से वह पाकिस्तान में एंट्री करती है नदी। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं, पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। अब देखिए पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं भारत में उसकी कितनी लंबाई है, मैं पूरे सिंधु नदी की ही बात कर लूं कितनी उसकी लंबाई है, तो आप बता दोगे 3180 मीटर लंबाई है। लेकिन भारत में कितना बहती है, भारत में हमसे मतलब है भारत की लंबाई से, तो भारत में 2880 मीटर तक यह बहती है।
भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है वो कितना है, 2880 मीटर है। बस इसी के आसपास में ब्रह्मपुत्र का भी है 2900, किसका है, ब्रह्मपुत्र का। इसमें से ब्रह्मपुत्र दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत का, ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए भाई 900 पूरी की पूरी लंबाई है ब्रह्मपुत्र का, लेकिन भारत में कितने लंबाई में बहती है, तो लगभग कह लीजिए कि 900 किलोमीटर, 910 किलोमीटर, क्या सॉरी ये किलोमीटर भाई, मीटर नहीं है, ये किलोमीटर है, याद रखना किलोमीटर। इतनी किलोमीटर विस्तार है सिंधु का हमारे भारत में, और टोटल कितना है 3180 किलोमीटर है, मीटर नहीं भाई, किलोमीटर, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इतनी बातें हो गई, तो इसको अब लिखते चलिएगा आप सभी लोग। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी, अगर कहा जाए पानी की मात्रा कितनी है, 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उसमें से भारत मात्र 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ही यूज करता है पानी को। ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। याद रखेंगे 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु समझौता हुआ था, जिसमें दोनों के बीच यह तय हुआ था कि ऊपर से तीन नदियों का पानी 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे वाली 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। कौन सी तीनों नदियां थी, याद कर लीजिएगा। यह तो हमारा सिंधु नदी है पूरा बड़ा सा, उसके बाद सिंधु, झेलम, चिनाब, क्रम से याद रखिए, कभी कभी सजाने को आ जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, याद रखेंगे। सतोदरी सतलज को बोला जाता है, वितस्ता चिनाब को बोला जाता है, और झेलम को वितस्ता बोला जाता है, चिनाब को अस्कनी बोला जाता है, और इस तरह से व्यास को परसुड़ी बोला जाता है ना, व्यास। तो इस तरह से परसुड़ी रावी को बोला जाता है, रावी को परसुड़ी बोला जाता है, व्यास को विपाशा बोला जाता है। तो ये इसकी पुरानी नदियों का नाम था, हमने बता दिया जो। तो याद रखेंगे क्रम से, तो ऊपर वाले 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान और 20% भारत, 1960 में ये जल समझौता हुआ था। इसके बाद नीचे वाले 3 नदियों का जो पानी है 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी नदियाँ जो आप देख रहे हो कहाँ पे मिलती हैं, सतलज से मिल जाती हैं। जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे मिलती है, मैं बताता चलता हूँ अभी। तो यह तो सतलज में मिल जाती हैं लास्ट में जाके, जैसे कि जो ये सिंधु नदी दिख रही है आपको, सिंधु नदी से सतलज नदी, सारी की सारी नदियाँ सतलज नदी में मिल जाती हैं, और सतलज नदी पूरे सबका पानी लेकर आता है मिठानकोट में लाके सिंधु में उड़ेल देता है। सिंधु क्या करता है, पूरे पानी को लेकर कहाँ चला जाता है, हैदराबाद आपको दिख रहा है ना, वही हैदराबाद है जो हमारे भारत में स्थित है। वही हैदराबाद का निजाम जो था भारत में विलय जो प्रशस्ति था उस पर सिग्नेचर करने से मना कर रहा था। तो बाद में आपको पता है कि वल्लभ भाई पटेल जी और प्लस मेमन जो थे, उन दोनों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दिया, और बाद में क्या हुआ, वो पूरे अपने आप को सौंप दिया। तो वही हैदराबाद का कुछ अंश यहाँ पे है। तो आप वो वाला हैदराबाद मत समझिएगा जो आपके तेलंगाना का कैपिटल है, ठीक है ना। तेलंगाना यहाँ पर, हैदराबाद एक यहाँ पर भी है जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु नदी के किनारे हैदराबाद भी पड़ता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा भाई आप, नहीं तो समझ जाइएगा अपना भारत वाला, वो नहीं हैदराबाद, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। सियोग, गिलगिट, काबुल। अब कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, जरा सा फटाफट लिख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है वितस्ता नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर स्थित है। आपसे पूछा गया है कि वितस्ता का मतलब क्या, जो झेलम है भाई उसी को वितस्ता कहते हैं, जो हमने बताया। इसी झेलम नदी के किनारे ही आपको पता है सिकंदर की सेना हार मान गई थी। हार क्या मानी थी, जब चढ़ाई किया था, ये सेलम में बहुत ज़्यादा उफान आया था उस समय। तो उस समय हमारे यहाँ जो एक तरह से नंद वंश का शासक घनानंद था, और सामने जो लड़ाई लड़ी गई थी जो सिंधु नदी मतलब कि झेलम नदी पे, तो किसके किसके बीच हुआ था, आपका जो कह लीजिए कि जो आपके सिकंदर थे और एक राजा, वहाँ के बहुत महान राजा थे भाई, लेकिन नाम थोड़ा सा स्किप कर गया दिमाग से, उन दोनों के बीच लड़ाई लड़ा गया था। बाद में कहा जाता है कि वह जो राजा थे वहाँ के हिंदू शासक थे, और वह हार जाते हैं। मानने को तो कोई तैयार नहीं होता है अगर इतिहास में देखा जाए, आज सुना जाए तो। और भाई हारा तो फिर वापस क्यों गए आप, आना चाहिए था आपको भारत में, अगर हरा दिया हमारे राजा को। तो वहाँ से सिकंदर वापस चला जाता है, तो फिर वो वापस लौट कर फिर से बेबीलोन नहीं जाता है, उसके बीच में ही मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ इंतजार करती ही रहती है। तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। अब आप सभी लोग लिखिएगा जो हमारी बाएं तरफ से मिलने वाली सिंधु नदी के कुछ नदियाँ हैं, लिख लीजिए। पहले जास्कर,
जास्कर के बाद सुरु, जास्कर, सुरु और सुन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जास्कर बाएं तरफ से मिलने वाली, जास्कर, सुरु और सुन। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि श्योक, गिलगिट, काबुल, लिखते चलिए। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, एक मिनट, बायां किधर होगा भाई इसका? दाहिना तो इधर हो गया, दाहिना तो हमारे तरफ हुआ ना। हाँ बताना जरा, बाएं तरफ से नदियां मिलती हैं जो, उधर बायां होगा। सो मैंने एक चीज अगर आपको गलत बताया, थोड़ा ध्यान देना भाई। बायां इसका इधर होगा लाला, है ना, बायां इधर होगा और इधर दायां होगा, इधर से दायां और उधर से बायां, यानी कि बाएं तरफ से सारी नदियां मिल रही है ना, और दायां इधर हो गया इसका। हम ऐसे देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, उधर से मुड़कर नहीं देखना है। तो यानी कि जो यह हमारा लेह स्थित है ना, इसके दाएं तट पर स्थित है, याद रखना, बाएं तट पर नहीं, दाएं तट पर स्थित है। तो इसके बाद श्योक, बाएं तट के लिए, बायां तट मतलब ऊपर समझिएगा। श्योक के बाद आप याद कर लेंगे, श्योक के बाद और क्या आ जाता है आपका? श्योक के बाद और क्या आ जाएगा आपका बाएं तट से, बताइए जरा। कुछ चीजें गड़बड़ तो नहीं हो रही हैं? नहीं, सही जा रहा है बेटा, देखना ज़्यादा, जो पहले था वही भाई सही है, क्योंकि यहाँ पे ले है, यहाँ पर क्या है आपका? ले है ना, ले, दायां ही सही है भाई। यह इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे हम इधर से देखते हैं ना, तो इधर बायां होगा, बायां इधर होगा तो सही तो है, यही तो बायां है, दायां ऊपर है ना, तो बाएं तट की बातें हो रही है। हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी, ध्यान देंगे। बायां इधर है भाई, बायां इधर है, दायां इधर है, तो बाएं तट पर स्थित है, मतलब इधर से देखेंगे तो बायां नीचे ही तो पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जास्कर, सुरु, सुन, श्योक, इसके बाद श्योक नहीं, श्योक नहीं आएगा, श्योक यहाँ पे नहीं आएगा यार, याद कर लेना भाई। क्या हो गया, कौन सा स्याही दे दिया है? श्योक यहाँ पे नहीं आएगा, इसी को दिमाग में रख लेना है। देखिए श्योक नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे कौन सी नदी आ जाएगी भाई? श्योक नहीं रहेगा, श्योक काटना जरा। इसके बाद आपका व्यास, झेलम, ये सारे के सारे पांचों नदियां, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये सब के सब किधर से मिलने वाली नदियां हैं? बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ये चीज याद रखेंगे। अब दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नोट करिए। श्योक हो गया, बहुत ज्यादा, गिलगिट हो गया, आपको दिख ही रहा है गिलगिट, फिर काबुल हो गया, यह मुख्य नदियां हैं। और गोमल हो गया, गोमल के बाद कह लीजिए आप कुनार हो गया, और बहुत सारी नदियां हैं, कुर्रम है, इसके बाद आप हुराजा करके एक है, तो बहुत सारे नदियां हैं। तो यह सब के सब दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, इतनी बात याद रखेंगे। अब इसके जो सिंधु नदी है भाई, इसके किनारे तो बहुत सारे शहर भी बसे होंगे, बहुत सारे शहर बसे होंगे वहां पर। तो कौन कौन से शहर हैं? जैसे कि लेह भारत में है, आपको पता है, लेह बाएं साइड स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यह लेह है, यह लेह स्थित है, इसके बाएं तट पे लेह स्थित है। इसके बाद मैं बात करूं आगे तो देखोगे सिंधु के किनारे भाई एक और शहर, क्या नाम है? स्कार्टू है, दासू है, तो चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे अब एक चीज और पूछ लिया जाएगा। सिंधु नदी के तट पर या फिर सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी घाटी आपको पता होगा, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा उसका विस्तार था, भारत में भी शहरी पूरी की पूरी विस्तार थी उसकी। तो वह उसके कुछ 2-3 जो साइट हैं इस सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। एक तो मोहनजोदड़ो, लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो और एक चन्नुदड़ो, क्या नाम है? चन्नुदड़ो, इन दोनों को आप नोट करेंगे, चन्नुदड़ो और एक मोहनजोदड़ो, जो कि इसके किनारे स्थित हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे जो सिंधु नदी तंत्र है, इसके कुछ उद्गम स्थान है, मतलब कि और प्लस मुहाना है, जो उसके कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ, सिंधु नदी की लंबाई पहले आप याद रख लेंगे 3180 मीटर है, और उद्गम स्थान इसका मानसरोवर से होता है, और मानसरोवर लेक है, जो कि आपको पता है कि कहाँ पड़ती है भाई, ये पूरा ये वाला स्थान, इसको याद रखेंगे, जो तिब्बत में पड़ता है। और उसका मुहाना अरब सागर है, अरब सागर में जाके वो अपना गार्ज बनाती है। इसी प्रकार से उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी, जो कि उसके दाएं तट से मिलती है, 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद राकसताल झील से निकलती है, राकसताल झील इसी मानसरोवर पर पड़ती है, जहां से सिंधु नदी निकलती है, यहीं से हमारा एक तरह से कह लीजिए सतलज नदी निकलती है, जो कि मिठानकोट में आके सिंधु नदी से मिलती है, याद रखेंगे भाई। तो सतलज राकसताल झील से चिनाब नदी में मिलती है,
चिनाब नदी में अपना एक तरह से कह लीजिए कि सतलज जो है इसका मुहाना बनाता है। चिनाब क्या है उसको आप कहेंगे सिंधु ही, चिनाब भी लास्ट में मिल जाती है, यहाँ पे आके चिनाब मिलती है तो कहा जाता है चिनाब में आके मिल गई, फिर यहाँ से आके इसमें मिल जाती है, थोड़ी दूर हुई होता है। जो पंजाब प्रांत है ना, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहीं पे चिनाब नदी आके सतलज से मिल जाती है। सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी ही है, याद रखेंगे। और सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह सतलज नदी ही है, जो कि 1450 किलोमीटर की लंबाई वाला है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट चिनाब नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर है। चंद्र एवं भागा नदी, मैं अभी बताता हूँ यह कैसे निकलती है, मैं इसको पूरा समझाने वाला हूँ आपको। यह सतलज नदी इसका मुहाना है, याद रखिए सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद रावी, रावी की जो लंबाई है 725 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है। यह रोहतांग दर्रा भी होगा, रोहतांग एक जगह है कह लीजिए, रोहतांग दर्रा ही समझिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहीं से निकलती है, भारत में एंट्री करती है और चिनाब नदी में भी मिल जाती है भाई, याद रखेंगे इसका मुहाना। और व्यास 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है व्यास का, जो कि रोहतांग वाले दर्रे से ही शेषनाग वाले रीजन से निकलता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके बाद सतलज, सतलज क्या है, सतलज में जाके ये मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर झेलम, यह क्या है, झेलम है भाई, झेलम 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये शेषनाग, जो शेषनाग वाला मैंने अभी बताया ना रोहतांग, तो उसी जगह से शेषनाग के पास यह भी निकलती है और चिनाब में जाके मिलती है। अब एक एक चीज आप ध्यान से देखेंगे भाई, जो झेलम है वो पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली से निकलती है, जो झेलम है वो पीर पंजाल के पदस्थली से निकलती है, यह बात बहुत बार पूछा गया, पीर पंजाल के पदस्थली से निकलती है झेलम। भाई थोड़ी सी खांसी की वजह से मुझे हटना पड़ रहा है। झेलम जो है पीर पंजाल के पदस्थली से निकलती है। पीर पंजाल कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, वह जो आपका छोटा, मतलब कि यहाँ पर महान हिमालय है, महान हिमालय के नीचे आपको बताया था हमने, महान हिमालय के नीचे आपका मध्य हिमालय पड़ता है, तो मध्य हिमालय का ही एक तरह से श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां आपको बताया था, क्या क्या, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो पीर पंजाल श्रेणी है वो आपके इस महान हिमालय, मतलब कि आपका जो बृहत हिमालय, उसके नीचे एक श्रेणी पड़ती हिमालय की, उसका नाम क्या है बता देंगे, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में ही पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल वाले श्रेणी के पास से कह लीजिए इसकी एंट्री होती है, पदस्थली उसके नीचे से, ठीक है। बेरीनाग के समीप एक बेरीनाग है, बेरीनाग झील है, याद रखेंगे, जो कि नाग के नाम से जितनी भी झीलें पड़ती हैं कहा जाता है कि यह कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो बेरीनाग, शेषनाग, तो उसी के निकट से यह निकलती है। और श्रीनगर के निकट बुलर एक झील है, जो कि मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी, याद रखेंगे भारत का। तो बुलर के नज़दीक यह क्या काम करती है, यह एक तरह से मिल जाती है, किसे मिल जाती है भाई, झेलम नदी किसे मिलती है, आकर चिनाब नदी मिल जाती है, याद रखेंगे बुलर के पास बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाता है, बुलर नदी, बुलर झील है, नदी नहीं है, उसके पास। अब झेलम का काम करती है भाई, झेलम पाकिस्तान के झंग के निकट, यही जो झंग है जहाँ पे मिला हुआ वो झंग है, उसका नाम एक जगह है, जो जगह का नाम क्या है, झंग, झंग, झंग के निकट क्या करती है, चिनाब से मिल जाती है। अब झेलम का कहानी खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, चिनाब। चिनाब जो है भाई सिंधु नदी में, आपको पता है कि यह भी सिंधु नदी तंत्र में आ जाता है, क्योंकि रावी नदी में मिलती है, याद रखेंगे। जो चिनाब है ना, चिनाब निकलती कहाँ है, यह विशालतम सहायक नदी है, किसकी, सिंधु नदी की। चिनाब हमने बताया था ना, सिंधु नदी की विशालतम सहायक नदी है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है भाई। और सतलज जो है सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की है, यह भी मैंने बताया। तो सिंधु नदी आखिर चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा, मतलब चंद्रभागा एक जगह है और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, याद रखें चंद्रभागा एक जगह भी है। वहीं पे यह कह लीजिए कि एक तरह से लाहुल एक जगह पड़ता है, लाहुल स्पीति आप जानते होंगे, वहाँ एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचला का दर्रा। तो इस दर्रे से चिनाब नदी की एंट्री होती है और लाहुल एक जगह है वहीं पर स्थित है यह बाड़ा लाचला दर्रा। वहीं से यह कह लीजिए कि दो तरफ से दो नदियां आती रहती हैं, एक आपका चंद्रा और एक भागा। इस चंद्रा और भागा नदियां मिलकर ही क्या बना देती हैं, आगे चलकर चिनाब नदी का निर्माण कर देती हैं। जैसे मैं कह दूं, यह हमारा बाड़ा लाचला दर्रा है, बाड़ा लाचला दर्रा के एक तरफ से चंद्रा और एक तरफ से भागा नदी, यह दोनों नदियां मिलकर मिल जाती हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो याद है रखना इसको, इसका उद्गम स्थान कहाँ, हिमाचल प्रदेश के एक तरह से कह लीजिए चंद्रभागा जगह से लाहुल में मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, चंद्रा और भागा, और एक तरह से बाड़ा लाचला दर्रा के समीप, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें।
ये कहाँ पे जाके मिल जाती है आपको पता है भाई? यहाँ पे देख लो, चिनाब नदी जाकर मिल जाती है हमारे रावी नदी में मिल जाती है। अब रावी नदी की बारी आ गई। रावी का उद्गम स्थान कांगड़ा है, कांगड़ा जिला रोहतांग यानी कि रोहतांग दर्रे के पास में ही पड़ता है। रोहतांग दर्रा यानी कह लीजिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसी के पास से। देखिए सारी नदियां ग्लेशियर से ही निकल के आएंगी, तो ये भी रोहतांग दर्रे से ही भारत में एंट्री करती है। इस बात को याद रखना, रोहतांग दर्रे के आसपास वाला क्षेत्र बहुत दूर में फैला हुआ है, तो उसमें कांगड़ा जिला भी एक पड़ जाता है। तो नीचे की तरफ कांगड़ा जिला एक है, तो उस दर्रे से एंट्री करता है, एक कांगड़ा जिला है, उसी के पास से उसका उद्गम होता है। और यह कहाँ मिल जाता है भाई? ब्यास कुंड, ब्यास कुंड में आके रावी जो है, ब्यास कुंड में आके बेटा एक तरह से कह लीजिए कि ब्यास कुंड में आके ये मिलता है हमारा किसमें बेटा? चिनाब में आके ना। रावी ब्यास कुंड में आके किससे मिल जाता है बेटा? ब्यास कुंड में आके ब्यास नदी मतलब एक मिनट, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है ना, यह रावी जो है कि चिनाब में मिल जाती है। ठीक है यहाँ तक तो। अभी देखिए ब्यास कुंड, ब्यास की बात आती है, तो ब्यास कुंड एक जगह है बेटा, ब्यास कुंड एक जगह है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और ये सतलज में आके मिल जाती है, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट देखना जरा, अब ये सतलज नदी की बारी। आपको पता है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? यह राकसताल झील से निकलती है, मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है, ग्लेशियर है राकसताल, वहीं से निकलती है। और यह पूरे रूप से कह लीजिए सारे नदियों को, संगम को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन सब को यहाँ पर एक पंजाब प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का, वहीं पर मिला लेती है अपने में, फिर आगे बढ़ती है ढोते हुए, सबको ढोते हुए आकर आगे बढ़ती है और मिठानकोट एक जगह पड़ता है, वहाँ पे आके अपना नदी का पूरा 5 नदियों का पानी उड़ेल देती है। किसमें? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी क्या करती है? उसको आके लेके यहाँ से आपका जो यह वाला क्षेत्र है आपका अरब सागर वाला, उसमें आके गिरा देती है पानी। यह रहा पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र, आपको याद कर लेना है। और सतलज मानसरोवर के सिपकले दर्रे से भारत में एंट्री करती है, बात बहुत बार पूछा गया है। सतलज नदी जैसे मानसरोवर से जब एंट्री करती है तो भारत के किस स्थान से एंट्री करती है भारत में? तो बता देना सिपकिला दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है ना, यह चीज़ें हमें दर्रा वाला पोर्शन लेकर आऊँगा, उसको बताऊँगा बहुत अच्छे से। एक बार मैंने दर्रा वाला पोर्शन वैसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इतनी बातें रही सिंधु नदी तंत्र के बारे में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको जरूर शेयर करिएगा और अपने भाइयों को जरूर बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।